हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम बीते एक सप्ताह में ऐसी खबरों को चुनते हैं जिसमें कुछ पॉलिटी के टॉपिक थे और फिर उन पॉलिटी के टॉपिक पर विशेष डिस्कशन करते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए इस बार वही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक है। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, एक एक करके चलिए देख लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही पूरे हफ्ते की महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं। तो इस हफ्ते का क्या रहा खास? सबसे पहले धन विधेयक। धन विधेयक पर काफी चर्चा हुई अभी इस बार सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से चर्चा में रहा। न्यायिक पुनरावलोकन इसी से जुड़ा हुआ है, इस पर भी चर्चा हुई। फिर उसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था, क्योंकि इस बार हुआ कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति हुई है, तो कॉलेजियम व्यवस्था चर्चा में रही है। और फिर उसके बाद ग्राम न्यायालय आखिर यह क्या है और क्यों, इस पर कुछ सवाल उठाए हैं खुद सुप्रीम कोर्ट ने। एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धन विधेयक के साथ में। धन विधेयक देखिए, संसद में पारित होता है और उसके बाद संसद में पारित होने के बाद वह विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। लेकिन धन विधेयक को कानून बनाने के पीछे जो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वह सवाल उठने लगे हैं, जिसको हम कहते हैं कि धन विधेयक, हर विधेयक को आजकल घोषित कर दिया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां भी धन से जुड़ी हुई कोई बात आती है तो उसे सीधे धन विधेयक में शामिल कर दिया जाता है और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से शामिल किया जाता है, ऐसा कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि आखिर यह धन विधेयक है क्या। हम धन विधेयक के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि धन विधेयक जो है उसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया है। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में लिखा है कि विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत कि यदि किसी विधेयक में केवल विशिष्ट वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधान हो तो उसे धन विधेयक माना जा सकता है। देखिए, यहां पे ध्यान रखिएगा, विशिष्ट वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधान हो, विशिष्ट का खास उल्लेख है, तब वह माना जाएगा धन विधेयक। और यह कौन मानेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे मामले हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि यह जो विधेयक है धन विधेयक हो सकता है। सबसे पहले कराधान संबंधी मामले, किसी भी कर का अधिरोपण हो, उन्मूलन हो, छूट हो, परिवर्तन हो या फिर विनियमन हो, उसमें कुछ बदलाव करने वाली बात हो, तो ऐसी स्थिति में यह धन विधेयक माना जा सकता है। फिर उसके बाद उधार विनियमन, केंद्र सरकार अगर उधार लेना चाहती है और उस उधार से संबंधित कुछ संतुलन करना चाहती है, तो उस उधार के संतुलन के लिए, विनियमन के लिए भी क्या बात होगी कि उधार विनियमन अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि धन विधेयक इसके लिए आ सकता है। अगर कोई कानून से जुड़ा हुआ बनता है तो धन विधेयक के अंतर्गत। फिर उसके बाद निधियों की अभिरक्षा, जैसे भारत की समेकित निधि है जिसमें कर, उधार, ऋण आदि आते हैं, जो सरकार की प्राप्तियां हैं मुख्य रूप से, चाहे राजस्व की हो, उसके अलावा कुछ अन्य प्राप्तियां हैं, वो सारी की सारी समेकित निधि में होती हैं। तो व्ययों के माध्यम से सरकार द्वारा जो कुछ काम होते हैं, जो पूरे करने होते हैं, या आकस्मिकता निधि के जो कुछ काम होते हैं, तो उसके लिए जो कानून आता है वह भी इसी के अंतर्गत आता है, धन विधेयक के अंतर्गत। फिर उसके बाद निधियों का विनियोजन हो, व्यय घोषणा हो, धन प्राप्ति हो, कुछ अन्य भी हैं जो इसमें नहीं है वो भी, लेकिन विशिष्ट धन से जुड़े हुए मामले हों, उन्हें कहा जाता है कि वो धन विधेयक हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आरोप लग रहे हैं आखिर क्यों लग रहे हैं और कौन सी बातें हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों बातें समझते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। लेकिन इस प्रमाणन की आवश्यकता क्यों है? दरअसल सामान्य रूप से जो विधेयक पेश होते हैं उसको पास करने की प्रक्रिया अलग है, उसको पारित करने की प्रक्रिया अलग है, और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अलग है। तो इसीलिए सरकारें कोशिश करती हैं, ऐसे आरोप लगते हैं कि धन विधेयक जानबूझकर बनाया जाता है कुछ विधेयकों को, जिससे वो आसानी से पारित हो जाए, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित कर देता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। अब यहां पे देखिए, यह विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा का अध्यक्ष को प्रमाणित कर रहा है, क्योंकि यह विधेयक लोकसभा में ही आएगा। तो लोकसभा में क्यों आएगा? क्योंकि सीधी सी बात है, कहा जा रहा है कोई धन से जुड़ा हुआ विशिष्ट मामला है सरकार का, तो सरकार के लिए जो प्रतिनिधि संसद में जो लोग हैं, जो डायरेक्ट जनता ने जिन्हें चुना है, वो लोकसभा में है, तो उनके द्वारा निर्णय हो इस विधेयक पर, इस वजह से कुछ ऐसा है। अब यहां पर देखें तो विधायी प्रक्रिया में जो मैंने आपको बताया, लोकसभा में आएगा, पेश होगा, लेकिन इसमें भी अनुमति लेनी होगी।
किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश होगा और निर्धारित कौन कर रहा है कि यह बिल विधेयक है? वह लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है। फिर उसके बाद यहां पे देखिए पेश कौन करेगा? पेश करेगा केवल कोई मंत्री जो सरकार का मंत्री होगा। तो सरकार का मंत्री अगर पेश कर रहा है, इसी वजह से इसे कहा जाता है सरकारी विधेयक, क्योंकि सरकार का मंत्री पेश कर रहा है। तो सवाल यहां से बहुत सारे बन सकते हैं, छोटे छोटे। फिर उसके बाद देखिए लोकसभा में जब विधेयक पारित हो जाएगा तो उसके बाद वह कहां जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में जाने के बाद वहां पर राज्यसभा या तो धन विधेयक को क्या कर सकती है? अस्वीकार कर सकती है या संशोधित नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि राज्यसभा सिर्फ यह कह सकती है कि कुछ अनुशंसाएं दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में धन विधेयक अगर पारित हो गया तो आप मान सकते हैं कि यह विधेयक अब जो है कानून का रूप ले लेगा। राज्यसभा इसमें कुछ दखल नहीं दे पाएगी, वह मना नहीं कर पाएगी, संशोधन नहीं कर पाएगी। उसे सिर्फ ये करना होगा कि 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजा जाना होगा लोकसभा में। तो वह क्या कर सकती है? 14 दिन के अंदर वापस भेज सकती है लोकसभा में, लेकिन कुछ अनुशंसाएं दे सकती है। वह कह सकती है कि ये हो जाता तो बढ़िया रहता, ये हो जाता तो बढ़िया रहता इस कानून में। लेकिन मान लीजिए लोकसभा उस कानून को स्वीकार नहीं करती, उनके संशोधन को स्वीकार नहीं करती, उनके अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करती है, तो वह विधेयक जो है जिस रूप में था वैसे ही पारित मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ अनुशंसाएं स्वीकार कर लेती है तो उन अनुशंसाओं को स्वीकार करने के बाद उसे पारित मान लिया जाएगा, स्वीकार करने के बाद जिस स्थिति में वह विधेयक होगा। तो ये बात तय हो गई। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है। अब चलिए लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा से वापस लोकसभा में आ चुका है, अब उसके बाद सब कुछ तय हो गया, लेकिन अभी राष्ट्रपति के पास जाना है, वहां स्वीकृति चाहिए राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति धन विधेयक के लिए जब उनके सामने विधेयक जाता है तो अमूमन क्या होता है कि स्वीकृति दे देते हैं, ऐसा अमूमन होता है। लेकिन अगर वो चाहें तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। यानी कि दो चीजें हैं, वो अपने पास रख हो सकते हैं, राष्ट्रपति उसे या तो स्वीकार कर लें या तो अपने पास रख लें, लेकिन वे वापस नहीं कर सकते। यह बात स्पष्ट हो गई कि जो धन विधेयक है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं जाएगा। राष्ट्रपति या तो उसे रख सकते हैं या तो स्वीकार करेंगे, और अमूमन स्थिति में क्या होता है राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं। चलिए अब बात आती है धन विधेयक के बारे में इस प्रकार से जान लें कि जो साधारण विधेयक है वह उससे कैसे अलग है। तो पहले हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं और उन विशेषताओं की तुलना कर लेते हैं साधारण से और धन विधेयक से। ये साधारण विधेयक, ये धन विधेयक और इधर विशेषताएं हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल के अच्छे से स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। देखिए पहले अनुच्छेद की बात करें तो 107 और 108, अनुच्छेद 107 और 108 साधारण विधेयक से संबंधित है और अनुच्छेद 110 धन विधेयक से। फिर जिन सदनों में पेश किया जा सकता है तो वह है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों जगह पेश हो सकता है साधारण विधेयक। लेकिन 110 वाला धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में पारित पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद जिन सदस्यों द्वारा पेश किया जाएगा, साधारण विधेयक कोई भी कर सकता है, कोई निजी सदस्य है, अगर वह सरकार की तरफ से नहीं है या किसी पार्टी की तरफ से नहीं है तो वो भी कर सकता है, या तो मंत्री भी कर सकता है, कोई भी। लेकिन धन विधेयक कोई मंत्री ही करेगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है साधारण विधेयक में, लेकिन धन विधेयक में आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश मतलब सदन में पेश करने के संदर्भ में है ये सिफारिश, कि जब अनुमति की जो हमने बात कही कि अनुमति धन विधेयक में लेनी पड़ेगी। राज्यसभा द्वारा संशोधन साधारण विधेयक में किया जा सकता है, लेकिन यहां पर धन विधेयक में नहीं किया जा सकता है। यही बात कही जाती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों के बारे में यह बात कही है कि हम देखेंगे, जैसे कुछ आधार से संबंधित कानून विधेयक था, इसके अलावा एक वित्त विधेयक था, तो उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसे धन विधेयक बनाया गया इस वजह से जिससे वो आसानी से पारित हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले को देखेंगे, इसके लिए पीठ बनाएंगे, तो अभी इस पे फैसला होगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा क्या होता है। लेकिन यहाँ पे बात तय हो गई कि यह जो है धन विधेयक अगर बना दिया जाता है कोई विधेयक तो उसका क्या फायदा होता है कि राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि राज्यसभा में जिसका दबदबा हो, जरूरी नहीं कि लोकसभा में जिसका उसका राज्यसभा में हो, और लोकसभा में जिसका है उसने सरकार बनाई है, तो ऐसे में वो चाहता है उसके हिसाब से कानून बने। लेकिन राज्यसभा अगर नहीं मानेगी तो कानून कैसे बनेगा? तो राज्यसभा को इसमें शामिल ना हो सके
इसके लिए किसी विधेयक को धन विधेयक में बदल दिया जाए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि गतिरोध के लिए संयुक्त बैठक क्या बुलाई जा सकती है, तो साधारण विधेयक में तो बुलाई जा सकती है लेकिन धन विधेयक में नहीं, और जरूरत भी नहीं है। अगर लोकसभा उसको पारित करने में काबिल है, सक्षम है, तो फिर राज्यसभा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जिस तरह से प्रावधान बने हुए हैं। फिर राष्ट्रपति की भूमिका देखिए, साधारण विधेयक में क्या कर सकता है, वह अस्वीकार कर सकता है या तो स्वीकृति दे सकता है, या तो तीसरा कंडीशन क्या है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये तीनों काम कर सकता है साधारण में। लेकिन धन विधेयक में देखिए, अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। अमूमन जैसा मैंने आपसे बताया स्वीकार कर लेता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें पुनर्विचार के लिए दे सकता है और धन विधेयक में नहीं दे सकता है। तो ये मुख्य बातें थी। अब यहीं से बात निकल कर आती है न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा का जो मामला है वो कुछ इसी प्रकार से है, इसी खबर से जुड़ा हुआ है कि न्यायालय जब किसी चीज की समीक्षा करती है, किसी कानून की समीक्षा करती है, तो उसे हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कैसे आई है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और क्या है आखिर यह सब कुछ। तो देखिए, किसी भी विधायी अधिनियम, विधायिका द्वारा जो अधिनियम आया है, जो कानून आया है, तथा कार्यपालिका के कोई आदेश है, उसकी संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की जो शक्ति है वह केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है, वह है न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक समीक्षा को साफ साफ समझ लीजिए कि वर्ष 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में साफ साफ कह दिया गया है कि संविधान की जो मूल संरचना है, मूल संरचना का तत्व है। तो अगर न्यायपालिका किसी कानून को देखती है और उसे लगता है कि यह कानून ठीक नहीं है, और उससे अगर यह लग गया वह ठीक नहीं है, तो वह फिर उस कानून को निरस्त कर सकती है। यह न्यायिक समीक्षा की ताकत है, न्यायपालिका की ताकत। तो न्यायपालिका ऐसा करती है, तो यह जो कहलाता है न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक समीक्षा को विधायिका रोक नहीं सकती है, क्योंकि विधायिका न्यायिक समीक्षा को इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि मूल संरचना का तत्व है, और संविधान के मूल संरचना में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाती है न्यायिक समीक्षा, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण तो है, लेकिन कोई अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए, विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया है, मान लीजिए विधायिका ने कोई कानून बनाया, और वह तभी मान्य होगा जब सही प्रक्रिया का पालन हो। मान लीजिए सही प्रक्रिया से अगर कोई विधि नहीं बनी है, तो न्यायिक समीक्षा हो जाएगी, कानून रद्द हो जाएगा। कानून की उचित प्रक्रिया, यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामले की जांच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण हो। तो दो तरीके आपने देखे, गलत तरीके से कानून बने तो भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और कानून ऐसा बने जिससे गलत तरीके आजमाए जा सकते हैं, गलत चीजें हो सकती हैं जो ठीक नहीं है, सही नहीं है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत के तौर पर भी अगर देख लें तो ठीक नहीं लगता है, ऐसे में वह फिर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ जाती है। और देखिए, यहीं पे न्यायिक समीक्षा के दो महत्वपूर्ण कार्यों को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। एक बार अलग तरीके से देख लीजिए कि सरकारी कार्रवाई को वैध बनाना हो। मान लीजिए किसी सरकार के बनाए कानून पर या उसके अलावा बात की जाए उसके आदेश पर जांच होने की बात होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, और न्यायिक समीक्षा के बाद यह होता है कि न्यायिक समीक्षा के बाद यह तय हो जाए कि नहीं, जो है ठीक है, तो यह वैध हो गया, सरकार की कार्रवाई वैध हो गई न्यायिक समीक्षा से। तो जरूरी नहीं कि न्यायिक समीक्षा से कोई कानून जो है वो हमेशा रद्द ही हो जाए। अगर यह है कि वह कानून ठीक है, यह लगता है अंतिम रूप से, तो वह कानून अपने आप में फिर वैध हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण है। मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो अनुचित कृत्य करता हो और संविधान उसे नहीं छोड़ने वाली है, यानी कि उसके खिलाफ संविधान का संरक्षण है। यह बात स्पष्ट हो गई। और यह सवाल कभी भी आपसे पूछ ले कि जो न्यायिक समीक्षा है, संविधान की मूल संरचना, उसे किस केस के अंतर्गत माना गया है, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहां पर न्यायिक समीक्षा किस किस प्रकार की हो सकती है। पहला प्रकार ये विधायी कार्यों की समीक्षा, जो मैंने आपसे बात कही कि जो विधायिका कानून बनाती है उसकी समीक्षा। दूसरा, प्रशासनिक कार्रवाई की, प्रशासन की कोई एजेंसी है, आयोग है या कोई भी बॉडी है, उसके काम पर समीक्षा हो सकती है। फिर न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। यहां पे देखिए क्या बात है
कि समीक्षा का उपयोग न्यायपालिका द्वारा पिछले निर्णय में किसी भी प्रकार के बदलाव करना जो उसको सही के लिए पेश किया, मतलब सही करने के लिए पेश किया गया। अब देखिए, मान लीजिए न्यायपालिका को लगता है कि उसी कोई निर्णय था, उसे सही करना है, तो अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकती है। ये कितना बढ़िया है। अब ये 3 प्रकार हो गए। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं क्या संविधान में, क्योंकि हमने कहा था कि संविधान की जो मूल संरचना है उसका तत्व है, तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जो न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायपालिका को शक्ति देते होंगे या उसके लिए आधार देते होंगे। तो कुछ आधार देने वाले ऐसे कुछ उल्लेख देख सकते हैं संविधान में। अनुच्छेद 372(1) क्या कहता है कि भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। किसी भी कानून पर सवाल उठता है और वह भारतीय संविधान के लागू होने के पहले के कानून है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है जरूरत पड़ने पर। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 13, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल अलग से आते हैं। यह अनुच्छेद क्या कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है मान्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून आता है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करेगी और उस कानून को रद्द कर देगी, क्योंकि यह बात अनुच्छेद 13 में भी स्पष्ट है। सीधे सीधे अधिकार मिलता है न्यायपालिका को फैसला देने का। फिर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। 32 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय से और 226 का संबंध है उच्च न्यायालय से, को मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी मौलिक अधिकारों की रक्षा अगर सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है तो उसके पास आधार कैसे होगा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए? एक तो सबसे बड़ा आधार यही होगा, अनुच्छेद 13। फिर उसके बाद अनुच्छेद 251, 254, संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगतता के मामले में राज्य कानून शून्य कर देगा, मतलब राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, कुछ मामला आ रहा है, तो फिर उसके बाद न्यायिक समीक्षा तो है ही। फिर उसके बाद देखिए अंतर समझ जाइएगा। मान लीजिए कोई हमने बात की थी संघ और राज्य के बीच में कानून की असंगतता है। कोई मान लीजिए समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा का है, दोनों टिक गए हैं अपने अपने में कि उनका बनाया कानून चलेगा, राज्य सरकार कह रही हमारा बनाना कानून चलेगा, जबकि होना क्या चाहिए, समवर्ती सूची का है तो केंद्र का, संघ का जो कानून है वो माना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मानता है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राज्य के कानून को शून्य घोषित कर देगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 246(3) राज्य सूची से संबंधित मामलों पर राज्य विधायिका की अनन्य शक्तियों को सुनिश्चित करता है। फिर अनुच्छेद 245 है, संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। ये आधार बनते हैं जिसके आधार पर कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा हो सकती है जरूरत पड़ने पर। अनुच्छेद 131 से 36 सर्वोच्च न्यायालय की व्यक्तियों तथा राज्यों तथा संघ के बीच विवादों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय आदेश की समीक्षा करने हेतु विशेष शक्ति प्रदान की गई है। जो हमने बताया था 3 प्रकार हैं, उनमें तीसरा प्रकार जो था उसके लिए शक्ति यहां से आती है। तो अलग अलग आधार बहुत सारे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वो आधार का उपयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है हमारे लोकतंत्र में, लेकिन अगर कोई लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण है, हर कोई अपनी अपनी शक्ति का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है और कोई इस प्रकार से इस्तेमाल करता है कि जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है और वह अनुचित होता है, तो ऐसे में न्यायपालिका जब न्यायिक समीक्षा होगी तो किसी दूसरे को, यानी कि न्यायपालिका विधायिका को या कार्यपालिका को अनुचित करने से रोक सके, ये उसके पास शक्ति है। तो शक्ति के पृथक्करण को बनाए रखने के लिए भी यह शक्ति महत्वपूर्ण है न्यायिक समीक्षा की। फिर उसके बाद देखिए विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग को जांच करने के लिए बहुत ही जरूरी है, और लोकतंत्र में तो जरूरी है ही। लोगों के अधिकार की रक्षा होगी, संघीय संतुलन बना रहेगा, यानी कि संघ और राज्यों के बीच संतुलन बना रहेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है। मान लीजिए कोई ऐसा कानून आ जाए जो न्यायपालिका की ही स्वतंत्रता को सुनिश्चित न होने दे रहा हो, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, एक उदाहरण है उसके लिए, अभी आगे ही आएगा। फिर यह अधिकारियों के अत्याचार को भी रोकता है। ये फायदे हैं, कभी जरूरत पड़े कहीं पे तो आप बता सकते हैं। अब आते हैं कॉलेजियम व्यवस्था पर। कॉलेजियम व्यवस्था इस वजह से महत्वपूर्ण है जानना क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि 2 जजों की नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट, इसी वजह से यह चर्चा में है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें न्यायपालिका ही यह तय करती है कि न्यायाधीश कौन बनेगा, और इस पर भी सवाल कुछ लोगों के द्वारा उठाए गए, कुछ विद्वानों के द्वारा उठाए गए कि व्यवस्था ठीक नहीं है, और इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए बीच में सरकारों के द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए। वो प्रयास क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था क्या है इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 124(2) में अगर जाएं
तो वहां पे यह बात स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 124(2) भारत के संविधान में। अब 124(2) के अलावा यह सुप्रीम कोर्ट के लिए था। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए है 217। यहां पे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब यहां पे देखिए, इसके अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे जजों से परामर्श करने के बाद जजों की नियुक्ति करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार यह बात कही कि राष्ट्रपति जो है वह परामर्श लेगा, सलाह लेगा। ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश नियुक्ति की दिशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं लिया जाएगा। यह सारी बातें समझ में आती हैं। फिर ये बात कहां से, कॉलेजियम सिस्टम कहां से आया? देखिए, समय आया कुछ जज केसेस का। 3 जज केसेस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। फिर थर्ड जज केस के माध्यम से आज जो कॉलेजियम व्यवस्था दिखाई देती है वो सामने आती है। तो पहले देखिए, प्रथम न्यायाधीश मामला आया 1981 में। यहां पे यह बात सामने आई कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, तो न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। यह फैसले में बात आ गई। मतलब न्यायपालिका ने ही यह फैसला दे दिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुझाव देते हैं जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को, उस सुझाव को सिर्फ विचारों का आदान प्रदान समझा जाएगा। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उन सुझावों को माने। तर्क वितर्क के बाद अंतिम बात में अगर ठोस कारण नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति के पास यहां पर क्षमता बढ़ गई कि वह फैसला ले सकता है न्यायपालिका के लिए कौन जज बनेगा। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद 12 वर्ष तक यही सब चलता रहा। न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित दिखाई देती है नियुक्ति के मामले में। फिर दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 आता है और सर्वोच्च न्यायालय ने अभी यहाँ पे कुछ सुधार किया और उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत यहाँ से दिखाई देती है और यहाँ पर परामर्श की जो बात थी उसे वास्तव में सहमति के रूप में माना जाए, यह स्पष्ट कर दिया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और कॉलेजियम प्रणाली जो बन गई, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसके अलावा 2 अन्य न्यायाधीश होंगे और इनके माध्यम से जो परामर्श दिया जाएगा वो जो परामर्श होगा वह राष्ट्रपति को स्वीकार करना होगा। परामर्श का महत्व भी बढ़ा दिया। फिर उसके बाद तीसरा न्यायाधीश मामला आता है 1998 में और इसके माध्यम से यह तय हुआ था कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 न्यायाधीश से कॉलेजियम प्रणाली बनी। अब कॉलेजियम प्रणाली में जजों का विस्तार किया गया। फिर कितने हो गए? 1 सीजेआई हो गया और उसके अलावा 4 और हो गए। तो कॉलेजियम प्रणाली में कितने हो गए? 5 सदस्य। तो 1 सीजेआई होंगे और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। इससे बनेगी कॉलेजियम व्यवस्था और यही तय करेंगे तबादलों के लिए और नियुक्ति के लिए। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन अभी सीजेआई के संदर्भ में देखना है तो जो वर्तमान में सीजेआई हैं अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। लेकिन 1970 के दशक के बाद क्या हुआ कि व्यवहारिक रूप से वरिष्ठता के आधार पर पालन इस बात का किया जाता है कि कौन वरिष्ठ है उसे बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वरिष्ठता के आधार पर तय होगा। भले यहां पर सिफारिश हो रही है लेकिन वो भी उस आधार को देखेगी कि वरिष्ठता कौन है। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए था। फिर यहां पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो बाकी के न्यायाधीश हैं, यहां पर प्रस्ताव कौन देगा? राष्ट्रपति के पास नामों का प्रस्ताव देगा सीजेआई। तो सीजेआई कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर के तय करेगा कि किसे न्यायाधीश पद के लिए वह नियुक्त करेगा, अनुशंसित उनको कर देगा। ठीक है। अब यहां पर क्या करेगा कि वह परामर्शदाताओं को लिखित रूप से अपनी राय दर्ज करानी पड़ेगी। तो लिखित रूप से अपनी राय देंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो नाम आगे बढ़ाएगा। तो नाम कैसे आगे बढ़ेगा ये देख लीजिए। कॉलेजियम किसे देगा? केंद्रीय कानून मंत्री को नाम सौंपेगा। फिर केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश जब वो भेज देगा तो वो सिफारिश आगे बढ़ेगी राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो पहले गया केंद्रीय कानून मंत्री के पास नामों की सिफारिश, केंद्रीय कानून मंत्री से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दर्ज करा देंगे। क्योंकि बात तय हो गई कि राष्ट्रपति को सहमति दर्ज करनी होगी।
सेकंड जज केस से 1993। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे CJI +4 लगेगा, लेकिन यहां पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या लगेगा, यहां पे CJI +2 वरिष्ठ न्यायाधीश लगेंगे। इसके अलावा जो संबंधित उच्च न्यायालय होगा उससे भी विचार विमर्श यह कॉलेजियम व्यवस्था करेगी। उसके बाद वह नाम आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब ये कैसे जाएगा, ये देखिए होगा, मुख्यमंत्री को भेजी जाती है नामों की सिफारिश और उसके बाद वह कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, तो देखिए ये मामला अंतिम रूप से कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास ही जाएगा, क्योंकि नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, वह जो बनाया था नियुक्तियों के लिए बनाया था सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, लेकिन न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया। एक कानून बनाया 2015 का, मतलब 2015 में इसको असंवैधानिक जो घोषित किया गया, एक कानून सरकार ने बनाया था कि हम नियुक्ति करेंगे न्यायपालिका में, लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया, इसी की समीक्षा कर ली और इसे कह दिया कि यह संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ही। तो नियुक्ति आज भी कॉलेजियम व्यवस्था से हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय की अवधारणा जो है बहुत ही शानदार अवधारणा है और इस अवधारणा के पीछे हमारे संविधान का जो तत्व काम करता है वह नीति निर्देशक तत्व है। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वह है अनुच्छेद 39A, जिसमें है बात है कि विधि प्रणाली द्वारा न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक तथा या अन्य क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है। तो देखिए, आर्थिक रूप से जो अक्षम लोग थे और उन्हें विधिक सहायता की आवश्यकता थी, तो वह विधिक सहायता उन तक पहुंच सके, उन पर बोझ न बने, वह निःशुल्क हो सके, इस आधार पर ही ग्राम न्यायालय की अवधारणा या संकल्पना सामने आती है। तो यह संकल्पना का आधार बनता है अनुच्छेद 39A ग्राम न्यायालय के लिए, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व। लेकिन अब बात आती है फिर इसके लिए सुझाव कहां से आया, तो इस संकल्पना का सुझाव आया भारतीय विधि आयोग के द्वारा। 114वीं उसकी रिपोर्ट में आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय की वहनीय और त्वरित पहुंच प्रदान हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों का से संबंध है, इसीलिए नाम है ग्राम न्यायालय। वहां के लोगों को तुरंत न्याय मिल सके, कम समय में न्याय मिल सके और पैसे भी उनके खर्च ना हो, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता उन्हें मिल सके। तो यह जो विजन था उसके लिए 2008 में कानून आया, ग्राम न्यायालय विधेयक। अब ग्राम न्यायालय विधेयक जब पारित हुआ तो वह अपने अस्तित्व में आता है 2009 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के रूप में। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम कब से अस्तित्व में आया, 2009 में आया। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया नीति निर्देशक तत्व क्या है और उसके अलावा यह संकल्पना कौन लेके आता है, भारतीय विधि आयोग 114वीं रिपोर्ट में। फिर उसके बाद कानून बनता है। फिर उसके बाद आगे बात देखिए क्या होती है कि ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। तो ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाएगा और संबंध किससे होगा, ग्राम से। फिर यहाँ पे देखिए किस तरह के मामले यहाँ पे सुने जाएंगे, तो दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले सुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जो आईपीसी है, आईपीसी के प्रावधानों का आधार बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का, यानी कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इन बातों को वहीं पर वहां की परिस्थिति के हिसाब से देखने के बाद फैसले होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देखे जा सकते हैं, जिस हद तक देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हद ये भी है कि ये जो राज्य है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जो विशिष्ट जनजातीय क्षेत्र के अतिरिक्त समग्र भारत में किया जा सकता है। मतलब इन क्षेत्रों में ये जो विशिष्ट जनजातीय क्षेत्र हैं यहाँ पे नहीं किया जा सकता, तो इन्हें अलग कर दिया गया है ग्राम न्यायालय के अंतर्गत से। जो ग्राम न्यायालय का कानून है यहाँ लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए स्थापना के मानदंड की बात करें तो यहाँ पर स्थापना जो होगी इसकी ग्राम पंचायतों के स्तर पर होगी और कुछ समूहों के स्तर पर होगी। और यहाँ पे
जो पीठासीन अधिकारी होगा, पीठासीन अधिकारी जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है, उस रूप में उसे जाना जाएगा। तो न्यायाधिकारी कौन होगा? जो पीठासीन अधिकारी उस क्षेत्र में होगा ग्राम न्यायालय का, और राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। तो जो यह ग्राम न्यायालय है, दरअसल ग्राम न्यायालय की नियुक्त बनाने की जो पूरी की पूरी अवधारणा है, वह कौन बनाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? तो हाई कोर्ट के पास है इसकी जिम्मेदारी। और अभी खबरों में बात यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि हमने जो टारगेट सेट किया था कि इतने हजार ग्राम न्यायालय देश में खुलेंगे, अभी तक वो खुल नहीं पाए हैं। कुछ सौ, लगभग 400 के आसपास ग्राम न्यायालय खुले हैं, तो उसके लिए एक रिपोर्ट मंगाई है और यह रिपोर्ट हाई कोर्ट से मांगी गई। तो अभी आगे आने वाले समय में लगभग यह मान सकते हैं कि ग्राम न्यायालय की संख्या बढ़ने वाली है। तो न्यायाधिकारी का तात्पर्य क्या है? न्यायिक अधिकारी से है जिनका वेतन और शक्तियां उच्च न्यायालय के तहत कार्यरत प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के समान होंगी। अगर कहीं से कोई सवाल आ जाए तो ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट ही सब तय कर रहा है और हाई कोर्ट के आधार पर ही यह सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ा आधार बन गया कानून, जो कानून बना 2008 में, 2009 से लागू हुआ, और उसके बाद हाई कोर्ट उसके माध्यम से उस चीज को आगे बढ़ाता है और उसमें कुछ जो नियम की जरूरत होती है वो बना देता है। चलिए, तो ये जो मुख्य बातें थी, क्षेत्राधिकार की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार की अनुसूची है ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत, एक पहली अनुसूची है और एक दूसरी अनुसूची है। तो इसमें कौन कौन से मामले देखने को मिलेंगे? आपराधिक, दीवानी मामले तथा जो कुछ दावे होते हैं जमीन को लेकर के, अन्य प्रकार के दावे या कोई विवाद है, उन सबको यहाँ पे देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी निर्णय होगा, किन आधार पर होगा, वह देखा जाएगा कि यहाँ पर जो निर्णय हो वह प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए किया जाए। ठीक है। और यहाँ पर सौदा अभिभाग भी होता है, यानी कि यहाँ पर जो आरोपी व्यक्ति है उसके पास यह विकल्प होता है कि वह आवेदन कर सके कि उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह उतना बड़ा आरोप भी नहीं है, आरोप छोटा है। तो आरोप जितना लगा है उस आरोप के संदर्भ में भी वह कह सकता है कि आरोप जैसा है वैसा नहीं है, इससे कम है या है ही नहीं, इसके लिए वह अपील कर सकता है यहाँ पे। चलिए, अब बात आती है थोड़ी सी यह भी जान लें कि सुलह के प्रयास में अगर होते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सुलह का प्रयास करना कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन लोक अदालत के संदर्भ में थोड़ा सा अलग होता है। लोक अदालत में अगर सुलह हो गई है तो मामला आगे नहीं जाएगा, यहाँ अगर मामला नहीं बनता तो मामला आगे भी जा सकता है। इसके अलावा नैसर्गिक न्याय द्वारा, जो मैंने आपको बताया कि आईपीसी वाले जो कानून है वो जरूरी नहीं है, आबद्ध नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे नैसर्गिक न्याय यानी कि वही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मुख्य बातें थी, हमने बहुत कम समय में जानने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको हर हफ्ते ऐसे ही बहुत कम समय में हफ्ते भर की महत्वपूर्ण जो खबरें थी पॉलिटी से रिलेटेड, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आप समझ रहे हैं, हर हफ्ते इसको देख रहे हैं। तो हर हफ्ते अगर आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो हर हफ्ते का जब आपका रिवीजन होगा और साल भर हो चुके होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है और तैयारी में अच्छी पकड़ भी हो चुकी है। तो कुछ टेस्ट के माध्यम से पकड़ को और मजबूत करते हैं। सवाल देखते हैं कि धन विधेयक से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 107, 108, 110 या 170? जवाब आप देंगे कमेंट करके, एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये सवाल नंबर 1 है तो मैं लिख देता हूं कि पहला सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 है। क्या है सवाल नंबर 2? ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2007, 9, 14 और 2022। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम अस्तित्व में किस वर्ष आया? प्रश्न नंबर 2 है। बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अनुच्छेद 124(2), 217, 222 या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है ये, 3 नंबर प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। फिर अगला देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है मान्य नहीं होगा? यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई ऐसा कानून बने जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो और वह मान्य नहीं होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात लिखी हुई है? अनुच्छेद 12, 13, 32 या 35? तो इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर ये है 4। तो हर प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।